बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अब अननोन है। इस सिचुएशन में हम जो मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, जो टेस्ट यूज़ करेंगे, वो टी टेस्ट यूज़ करते हैं जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। आगे फर्दर मूव करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टू सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की यहाँ क्या ज़रूरत है, ये टू सैम्पल क्या है, इस टू सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम डिटेल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हुए। जैसे कि ये एग्जांपल है कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या जो फीमेल एजेंट्स हैं और मेल एजेंट्स, उनकी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट में सेल करने की जो मेन वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। मींस जो मेल अगर एजेंट हो जो सेल करता है रियल एस्टेट को, और जो फीमेल एजेंट है जो रियल एस्टेट सेल करता है, क्या वो बराबर सेल करते हैं या उसमें कोई डिफरेंस है। अब देखें, इसके अंदर दो पॉपुलेशन है, एक है मेल एजेंट्स की और दूसरी है फीमेल एजेंट की। अब इस पॉपुलेशन से हमें जो है, और हम इन दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं कि मेल एजेंट ज़्यादा सेल करते हैं या फीमेल एजेंट, मीन ये दोनों बराबर जो है वो सेल करते हैं। तो इसके अंदर जो है हम दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया टू सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है नेस्ले जो है वो कंपनी है, उसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं डे शिफ्ट में, अंदर कुछ लोग काम करते हैं आफ्टरनून शिफ्ट में। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो जो डिफेक्ट्स आते हैं काम के दौरान डे शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में, क्या उसमें कोई डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दो पॉपुलेशन है, एक डे शिफ्ट की और एक आफ्टरनून शिफ्ट की। तो हमें इसलिए अब हम दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं कि डे शिफ्ट में डिफेक्ट ज़्यादा है या आफ्टरनून शिफ्ट में डिफेक्ट ज़्यादा है, या दोनों शिफ्ट में डिफेक्ट जो है वो बराबर है। तो हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो ये थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं कि RFC फास्ट फूड एक शॉप है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो यंग वर्कर्स हैं वो ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं एक महीने में, या ओल्डर वर्कर ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं एक महीने में। अब देखें, इसमें भी दो पॉपुलेशन हैं, एक यंग वर्कर्स की और एक ओल्ड वर्कर्स की। और इन दोनों वर्कर्स की जो एब्सेंटीज है, इन ईमान हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि BZU और IUB दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं उन वो कितने जो है वो ग्रेजुएट वो जो है BZU और IUB के जो फर्स्ट अटैम्प्ट में गेट्स जो है वो सब्जेक्ट पास करते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है इनके प्रोपोर्शन में। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में BZU और IUB के जो ग्रेजुएट्स हैं वो टेस्ट पास करते हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं टू पॉपुलेशंस को, तो हमें वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं करना, हमें अप्लाई करना है टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को अब हम आगे जो है डिस्कस करते हैं। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं टू पॉपुलेशंस के मीन को, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो है अननोन, लेकिन अननोन में भी दो सिचुएशन आ सकती है कि या तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन की इक्वल होगी, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की अनइक्वल होगी। तो इन दो सिचुएशंस को लेते हुए हम इसकी एस्टिमेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वल की। हम सपोज कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो अननोन है, लेकिन अननोन में सिचुएशन जो है हम ले रहे हैं कि वो इक्वल है। ये इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम समझना चाहें तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक मेल की और एक फीमेल की। जब मेल और फीमेल किसी एक स्पेसिफिक ग्रेड पे काम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज ग्रेड 17 पे मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके अंदर जो मेल और फीमेल है उनको जो सैलरी दी जाएगी वो बराबर दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सैलरी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मेल या फीमेल का ग्रेड के हिसाब से डिफरेंस होता है। तो अब हम यहाँ पे दो पॉपुलेशन ले रहे हैं, एक मेल की और एक लेट्स सपोज हम ले रहे हैं फीमेल की। तो दोनों की जो सैलरी है वो बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों की जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है।
तो हम फर्दर आगे मूव करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा तो हम उस वक्त टी टेस्ट लगाएंगे। इसकी कुछ अजम्पशन है कि पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करती हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के अंदर जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल हो, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो सैंपल्स हों पॉपुलेशन 1 और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से सैंपल लिए जाएँ। अच्छा, अब एस्टिमेशन जो है वो किस प्रोसीजर के थ्रू होगी? यहाँ पर जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट का फार्मूला हमारे सामने है कि टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर है एस पी स्क्वायर। ये एस पी बेसिकली है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये ऊपर दिया गया है। एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एस वन स्क्वायर प्लस n माइनस टू इंटू एस टू स्क्र डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू। इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम कैलकुलेट कर सकते हैं टी स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू। इस टी टेस्ट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n1 प्लस n2 माइनस टू। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके हम जो है वैल्यू टी स्टैटिस्टिक की क्रिटिकल टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ क्रिटिकल टेबल से हम इसकी वैल्यू टी की देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल कि जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मींस पॉपुलेशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल है लेकिन है अननोन। तो इसके अंदर हमने ये एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में जो है एक बेसिकली कंपनी है, उसने जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की हैं। अब उसने प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना दो डिफरेंट जो है प्रोसीजर यूज़ किए हैं। एक प्रोसीजर है वेलिस, दूसरा प्रोसीजर है एटकिंस। ये दो प्रोसीजर के थ्रू जो है वो देखते हैं कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। तो सैंपल लिया है जो वेलिस जो है इसका सैंपल लिया है 5 का, एटकिंस का सैंपल लिया है 6 का। ये सैंपल हमारे सामने है 24932375843। अब इस सैंपल को यूज़ करते हुए हम सैंपल मीन निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूले में हमें x1 बार चाहिए। इस सैंपल को यूज़ करते हुए हम सेकंड जो है सैंपल का मीन निकाल सकते हैं, जैसा कि हमें वहाँ पे x2 बार चाहिए। अब हमें n1 दिया गया है। n1 अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि ये फर्स्ट सैंपल है और एटकिंस जो है सेकंड सैंपल है, वेलेस जो है वो फर्स्ट सैंपल है। तो फर्स्ट सैंपल का साइज कितना है 5, सेकंड सैंपल का साइज कितना है 6। फर्स्ट सैंपल का जो मीन है यहाँ से निकाला जा सकता है, सेकंड सैंपल का मीन यहाँ से निकाला जा सकता है। अब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा खैर, हमने ये टेस्ट जो कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन माउंटिंग टाइम्स मीन। ये जो दो प्रोसीजर हैं इसके इन प्रोसीजर के थ्रू जो टाइम है क्या वो मीन टाइम जो है उसमें कोई डिफरेंस है? हमने ये बताना है 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर, मीन्स जो हमारा रिलायबिलिटी लेवल होगा वो 90% होगा और एरर जो है वो 10% हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करते हुए। अब इसके लिए हमें उसी 5 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है, जिसके अंदर पहला स्टेप क्या था, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस है, μ1 इज इक्वल टू μ2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, क्योंकि हम वहाँ पे जो पीछे स्टेटमेंट ली है जो हमें चेक करनी है उसमें वर्ड लिखा हुआ था इज देयर अ डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है वो हमारी क्या बनेगी, अल्टरनेटिव, जैसे कि ये नजर आ रहा है डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है। 0.10 जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल है, जैसे कि पहले हमने पिछली स्लाइड पे देखा है। और हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो हम पीछे देख चुके हैं, जिस जो पूल्ड जो है वो मीन के पूल्ड वाला जो है हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पीछे दिया गया था, ये टी टेस्ट हमने यहाँ पे यूज करना है, जिसके अंदर जो है वो पूल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमें भी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप पे क्या है कि हमने डिसीजन रूल देखना है। डिसीजन रूल क्या है कि हम किस वक्त एच नॉट रिजेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम टी टेस्ट की कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू को हम टेबल से निकालेंगे। तो टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू हम देखेंगे किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, n1 प्लस n2 मीन्स 5 प्लस 6 कितने बन गए 11 माइनस 2। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1
प्लस n2 माइनस 2, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 5 प्लस 6 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9। अब हमने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.10 के ऊपर टू टेल टेस्ट की वैल्यू देखनी है। जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें वन टेल और टू टेल टेस्ट की वैल्यूज हमें अलग अलग दी गई होती है। तो हमने टू टेल टेस्ट की वैल्यूज को 0.10 पे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक किया टी टेस्ट के टेबल में, तो वैल्यू थी 1.833 प्लस माइनस के साथ। तो राइट साइड पे जो है वो प्लस के साथ वैल्यू लिखी जाएगी। तो क्योंकि ये टू टेल हाइपोथेसिस है, टू टेल टेस्ट है, तो इसके अंदर रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे भी आएगा और रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे भी आएगा। और राइट साइड पे हमने लिखा 1.833, लेफ्ट साइड पे लिखा -1.833। इस तरह से हमने क्रिटिकल वैल्यूज लिखी। इन दो क्रिटिकल वैल्यूज के दरमियान जो सारा एरिया है वो एरिया क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो डिसीजन रूल है कि अगर टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.83 से ज़्यादा आएगी या टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू -1.83 से कम आएगी, तो हम दोनों सूरतों में क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक S1। आप देखें हमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, पूल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें S1 चाहिए और S2 भी चाहिए। S1 निकाला जाएगा फर्स्ट सैंपल से, फर्स्ट सैंपल क्या था 24932, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये दिया गया है, S1 इज इक्वल टू समीशन x1 माइनस x1 बार, इसका x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 माइनस 1 और होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला सामने दिया गया है S1 का भी और S2 का भी। इस फार्मूले के थ्रू फर्स्ट सैंपल को यूज करते हुए हमने कैलकुलेट किया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आया फर्स्ट सैंपल का 2.9155। सेकंड सैंपल से जो आया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वो आया 2.0976। अब इस S1 और S2 को हम पूल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था SP स्क्वायर का, उसमें हम पुट कर सकते हैं। N1 क्या है, फर्स्ट सैंपल का साइज वो 5 था, तो हमने ये वैल्यूज पुट की, ये S1 स्क्वायर ले लिया, सेकंड सैंपल का साइज 6 था और S2 स्क्वायर ये दे दिया गया है। ये N1 प्लस N2 माइनस 2 ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर था इसका। तो इसको कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास पूल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 6.2222। अब हमने इस SP स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, x1 बार की वैल्यू पुट कर दी, x2 बार की वैल्यू पुट कर दी। ये x1 बार और x2 बार हम ये पिछली स्लाइड में ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ये x1 बार है 4, x2 बार है 5। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पुट करते हुए देखा कि हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई, -0.662। अब ये -0.662 वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, ये -0.662 जीरो से लेफ्ट साइड पे है, लेकिन ये -1.833 से बड़ी है। इट मीन्स ये वैल्यू कहीं ये यहाँ फॉल कर रही है। ये जो यहाँ फॉल कर रही है -0.662, ये वैल्यू क्या शो करती है कि ये वैल्यू फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में। इसका मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा डिसीजन होगा। तो इस डिसीजन को हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है कि वी कंक्लूड दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन टाइम्स टू माउंट द इंजन ऑन द फ्रेम यूजिंग द टू मेथड। मींस दोनों मेथड से अगर हम इंजन को वो माउंटिंग करें, तो जो दोनों प्रोसीजर को अगर हम यूज करें तो उसमें मेन जो टाइम है वो तकरीबन वो बराबर है, और मीन टाइम जो है बराबर है, जिसकी वजह से हमने जो है ये कंक्लूड किया कि उसमें डिफरेंस जो है वो है, उसके अंदर डिफरेंस जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, दोनों जो है बराबर हैं। तो ये हमने जो है बेसिकली फर्दर कैलकुलेशंस की इसकी, ये कैलकुलेशन देखें जिसके थ्रू ये टी टेस्ट जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट किया गया है। हमने ये सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं किया, तो हम जो है ये मैनुअली ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने ये शो किया है। अब मैं आपको एक शो करता हूँ एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। बुक की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये
एग्जाम्पल नंबर है 13 बुक के अंदर। इसके अंदर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या है कि हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो दे दिए गए हैं, और साथ में हमें जो है वो बाकी इंफॉर्मेशन भी गिवन है, जिसको अगर हम ढूंढना चाहें तो इजीली हम देख सकते हैं कि जो रैंडम सैंपल है वो लिया गया है, 10 ऑब्जर्वेशन ली गई है फ्रॉम वन पॉपुलेशन, वन फर्स्ट पॉपुलेशन से, और इसका जो सैंपल मीन है 23 है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 दे दिया गया है। जो रैंडम सैंपल है ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस लिया गया है दूसरी पॉपुलेशन से, उसका जो सैंपल मीन है वो 26 है। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया गया है 5 है। अब एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल हमने बताना है, इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मींस अज्यूमिंग इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। अब यहाँ पे जो हमने जिस तरह डिस्कस किया कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल है, लेकिन इधर देखें जिस सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन फर्स्ट सैंपल की 4 है, सेकंड सैंपल की ये 5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड डिवीएशन दी गई है सैंपल की है, ये इक्वल नहीं होगी कोई भी, क्योंकि सैंपल इक्वल नहीं हो सकता, सैंपल तो वेरी करता है। लेकिन हमने जैसे अज्यूम किया कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो इक्वल है, तो बहरहाल हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो नल और वही जो है जो हमारा प्रोसीजर था 5 स्टेप या 6 स्टेप, तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया है μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये अल्टरनेटिव है। अब ये नल है और ये नीचे दिया गया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। स्टेटमेंट क्या थी, इज देयर डिफरेंस मींस डिफरेंस, डिफरेंस हमारा क्या होगा अल्टरनेटिव, तो ये डिफरेंस है मींस नॉट इक्वल टू है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 मींस डिफरेंस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। स्टेप 2 देखें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05। स्टेप 3 में हमने फार्मूला लिखा, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका। तो डिसीजन रूल क्या होगा, अब हमने इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके देखना है 0.05 के ऊपर कि टी टेस्ट की हमारे पास जो है वो कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। n1 क्या है 10, n2 है 8, तो n1 प्लस n2 माइनस 2 ये कितने हो गए 16। तो 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके टू टेल टेस्ट के अंदर, टू टेल टेस्ट की वैल्यू देखनी है हमने 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, तो ये वैल्यू आती है 2.12 प्लस माइनस के साथ। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है, जो राइट साइड पे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस के साथ लिखेंगे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस 2.12। डिसीजन रूल क्या होगा, हम एच नॉट रिजेक्ट करेंगे अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2.12 आती है या फिर लेस देन माइनस 2.12 आती है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर अगर वैल्यू इस रिजेक्शन रीजन और दूसरे रिजेक्शन रीजन के बिटवीन है, जैसे ये सारा जो है ये क्या है एक्सेप्टेंस रीजन, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पूल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके लिए हमने n1 s1 n2 s2 जो कि ऊपर वैल्यूज दे दी गई हैं, n1 10 है, s1 4 है, इसको हमने यहाँ पुट किया इसके अंदर फार्मूले के अंदर, n2 8 है, s2 5 हमने इसको यहाँ पुट किया, n1 प्लस n2 माइनस 2 इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो सैंपल पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसकी वैल्यू आई 19.93। फिर हमने बाकी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी हमने यहाँ पुट की, x1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू पुट की, और हमने n1 और n2 पुट किया, तो ये हमारे पास जो टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो -6.38 आई। ये -6.38 क्या शो करती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि -6.38 ये कहाँ फॉल कर रही है, जीरो से लेफ्ट साइड पे, और ये वैल्यू 2.12 से भी स्मॉल है, ये इससे भी कहीं आगे फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो -6.38 है और वो क्रिटिकल वैल्यू से स्मॉलर है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा
कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कंक्लूड क्या करेंगे? वी मे कंक्लूड दैट द मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज नॉट इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन 2। तो इस तरह से हम ये एक क्वेश्चन को हमने देखा कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये 6 स्टेप जो है वो प्रोसीजर देखा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप भी सॉल्व करते हैं। मैं आपको अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जी, जिसके अंदर हमें नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिए गए हैं। μ1 इज इक्वल टू μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये ऑल्टरनेटिव है। हमें ये फर्स्ट सैंपल साइज दे दिया गया है और सैंपल मीन दे दिया गया है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है मींस S1। फिर हमें ये सैंपल साइज सेकंड सैंपल का दिया गया है S2 मींस ये X2 सेकंड सैंपल का मीन दे दिया गया है और जो सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 है। 0.10 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमने बताना है कि पॉपुलेशन मीन्स जो हैं उसमें कोई इज देयर अ डिफरेंस। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसी फार्मूले से जो हमने अभी डिस्कस किया एक एग्जांपल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो है ये थाउजेंड्स में कुछ सैलरीज जो है वो 25 प्लेयर्स की दी गई हैं। ये प्लेयर्स की में जो है ना वो सैलरीज दी गई हैं, इनकी पोजीशन है, ये पिक्चर पोजीशन है और एक पोजीशन है नॉन पिक्चर। ये सारे जो है वो नॉन पिक्चर इनकी पोजीशन है। ये भी नॉन पिक्चर है। ये पिक्चर और नॉन पिक्चर हम यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये 25 प्लेयर्स हैं। इन 25 प्लेयर्स के हम दो ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप बनेगा जो क्वेश्चन में उसने कहा है पिक्चर का और दूसरा ग्रुप बनेगा नॉन पिक्चर का। तो उसको हम यहाँ पे डेटा को अलग अलग करके फिर उसका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं और सैंपल साइज भी पता लग जाएगा कि पिक्चर कितने हैं और नॉन पिक्चर कितने हैं। फिर जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है कि हमने देखना है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन सैलरीज बिटवीन पोजीशन प्लेयर्स एंड पिक्चर्स। पोजीशन मींस नॉन पिक्चर्स। Between position players mean non-pitcher players and pitchers are the same versus the alternative hypothesis that they are not the same। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि alternative hypothesis दे दिया गया है कि μ1 is not equal to μ2 are not the same। use the 0.01 significance level। तो आप इसके ऊपर जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसके अंदर हमें ये स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट को हम देख के जो है वो आगे फर्दर जो है इसका सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अगर स्टेटमेंट पे हम गौर करें तो उसने हमें कहा है कि जी दो तरह की फैमिलीज हैं। एक सिंगल अर्नर फैमिली है और दूसरी डबल अर्नर फैमिली है। डुअल अर्नर मीन्स सिंगल अर्नर मीन्स एक बंदा काम कर रहा है। डुअल अर्नर मीन्स कि जिसमें मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं। और उसमें वो जो स्टडी है उस स्टडी में क्या है जी, वो कहते हैं कि जो सिंगल अर्नर है ना कपल मीन जिसमें एक बंदा एक हस्बैंड सिर्फ काम कर रहा है या सिर्फ फीमेल काम कर रही है, तो वो जो फैमिली है वो टीवी देखने के लिए जो टाइम ऑन एवरेज पर डे स्पेंड करते हैं 61 मिनट्स पर डे स्पेंड करते हैं सिंगल अर्नर्स। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5 मिनट्स है। अच्छा, जो डुअल अर्नर कपल हैं मीन जिसमें मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, उनका ऑन एवरेज टीवी देखने के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 48.4 मिनट्स वो स्पेंड करते हैं। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 18.1 मिनट्स है। अब हमने 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे कंक्लूड करना है दैट द सिंगल अर्नर्स कपल ऑन एवरेज स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग टेलीविजन टुगेदर। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करें कि मोर टाइम मींस कि ये ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे उसमें जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन का आएगा। अच्छा किसके साथ ग्रेटर देन का? हम कहते हैं कि म्यू ये जो है ना सिंगल अर्नर, हम कहते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं म्यू एस। जो डुअल अर्नर है इसके लिए हम यूज करते हैं म्यू डी। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू डी। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिव का ऑपोजिट मींस म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू डी। तो इस तरह से आप नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख सकते हैं।
अब ये जो टेस्ट है ये है वन टेल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि इसमें जो साइन आ रहा है ऑल्टरनेटिव में वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू का नहीं है, वो है ग्रेटर देन का। अब इसके अंदर जो हमारा रिजेक्शन रीजन बनेगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम बनाएंगे उसके राइट साइड में बनेगा रिजेक्शन रीजन। अब इसमें सैंपल साइज कितना है, सिंगल लर्नर का वो 15 है और सैंपल साइज डुअल लर्नर का 12 है, तो इसको आप यूज करते हुए कैलकुलेशन करते हुए इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी है, क्वेश्चन नंबर 18 भी है, तो इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी जो है एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया। यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन 17 में इसका मीन भी निकालना पड़ेगा, सैंपल साइज यहाँ से काउंट कर लेंगे, मीन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन शी कंक्लूड दैट द मीन डेली एक्सपेंसेस आर ग्रेटर फॉर द सेल्स स्टाफ देन द ऑडिट स्टाफ। मीन्स जो डेली एक्सपेंस है वो ग्रेटर है सेल्स स्टाफ का एज कंपेयर टू ऑडिट स्टाफ। अब सेल्स स्टाफ का ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑडिट स्टाफ। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि ग्रेटर देन का साइन आएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। जो सेल्स स्टाफ है इसके लिए ये ग्रेटर देन आएगा, मीन्स अगर हम यूज़ करें म्यू एस, एस फॉर सेल्स, म्यू ए फॉर ऑडिट स्टाफ, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू ए। बाकी आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। क्वेश्चन 18 में देखें तो ये स्कूल टीचर हैं, नर्सेज हैं, इनका सैंपल दे दिया गया है, इसका सैंपल मीन निकालेंगे, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, सैंपल साइज काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, it reasonable to conclude that a mean weekly salary of nurses is higher। जी, नर्सिस की सैलरी हायर है, तो हम अगर म्यू एन यूज करें, एन फॉर नर्सिस, म्यू एस यूज करें, एस फॉर स्कूल, तो हम ऑल्टरनेटिव क्या बनाएंगे, म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू एस। ये हमारे पास क्या बन जाएगा ऑल्टरनेटिव। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट में नर्सिस के लिए कह रहे हैं कि हायर, हायर मीन्स ग्रेटर देन का साइन आएगा, सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस डिस्कशन में हमने देखा टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अननोन तो है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल होगी। उसको लेते हुए हमने ये फार्मूला यूज किया, हमने उसको देखते हुए डिस्कशन की, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपको शो किए। आप इसको खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं।